वेलकम स्टूडेंट्स। ये आपके समक्ष स्लाइड है गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें मंथ जून जुलाई में हमें ये टॉपिक्स कवर करनी है जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। The mu space representation, division of mu space into energy sheets, division of mu space into phase cells of arbitrary size, probability, thermodynamic probability, principle of a priori probability, probability distribution, narrowing of probability distribution with increase in the number of particles, average properties, constraints, accessible and inaccessible states, distribution of particles with given total energy into discrete set of energy states। तो हम ये देख रहे हैं हमारे आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे ये रेड से जो हाईलाइटेड है द म्यू स्पेस रिप्रेजेंटेशन, डिवीजन ऑफ म्यू स्पेस इनटू एनर्जी शीट्स और इनटू फेज सेल्स ऑफ आर्बिट्ररी साइज। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये फेज स्पेस है क्या चीज़। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि सांख्यिकी यांत्रिकी है क्या। विद्यार्थियों, जो द्रव्य के स्थूल गुण हैं उनकी सहायता से हम जो सूक्ष्म गुण हैं उनकी सहायता से स्थूल गुणों के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं, जैसे कि आयतन हो गया, दाब हो गया और एंट्रोपी हो गई, इस तरह से। लेकिन हमें कणों के बारे में कुछ नहीं पता, अणुओं के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। एक प्रयास किया था मैक्सवेल ने, आपने पढ़ा भी है कि मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। उसके आधार पर भी जो द्रव्य के गुण हैं, गैसों के, लिक्विड्स के, गैसों के ही थे, उनको हमने डिस्कस किया। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका जो एरिया है, जो रियल में जो सांख्यिकी यांत्रिका, वो और विस्तृत है। तो इसके आधार पर एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर सकते हैं और बिना न्यूटन या चिरसम्मत सांख्यिकी का इस्तेमाल किए हम जो स्थूल गुण हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। द्रव्य के आणविक स्वरूप को आधार मानकर व्याख्या की जाती है, परंतु अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया जैसे कूलॉम बल एवं परस्पर संघट्ट को नजरअंदाज किया जाता है। यानी सांख्यिकी यांत्रिकी में जो अणु हैं उनके मूल स्वरूप को ध्यान में रखकर हम सांख्यिकी गणनाएं करते हैं। सांख्यिकी आप समझते हैं कि जैसे कई फील्ड्स में काम में आती है, जैसे पॉपुलेशन डायनेमिक्स है, अणुओं के बारे में, जैसे एटमॉस्फेयर के बारे में है। दूसरा बिंदु है अणुओं की वृहद संख्या के आधार पर व्याख्या। विशिष्ट गुणों की पहचान न होते हुए भी सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है या जो प्रेडिक्शन है वो की जा सकती है सांख्यिकी मैकेनिक, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से सांख्यिकी यांत्रिकी, उसका इस्तेमाल करके। अब ये कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है चिरसम्मत सांख्यिकी, जिसको अपन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी भी कहते हैं, और एक होती है क्वांटम यांत्रिकी,
क्वांटम यांत्रिकी में आगे आप देख रहे हैं कि दो भाग और हैं, बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक क्लासिफिकेशन है इसका। तो ये कब एप्लीकेबल होंगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। The probability of a system in contact with heat reservoir at temperature T to be in energy state E, ये हम और विस्तार से पढ़ेंगे इन्हीं लेक्चर्स में। तो ऊष्मा भंडार के संपर्क में ताप T पर तंत्र के ऊर्जा अवस्था E में पाए जाने की प्रायिकता जो होती है वो समानुपाती होती है एक्सपोनेंशियल माइनस E बाय KT के। अब यहाँ K बोल्ट्जमान नियतांक है। इसमें भी दो बातें हैं। यदि KT का मान, KT को हम समझ सकते हैं थर्मल एनर्जी के रूप में, क्योंकि K का मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन, और केल्विन से गुणा करें तो गुणांक, इसका जो गुणनफल आएगा जूल में आता है या ऊर्जा के मात्रक में आता है। तो इसलिए KT जो है उसका इस्तेमाल हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी कर चुके हैं। तो ये हमें बताता है कि कण की ऊष्मीय ऊर्जा, तो यदि ऊष्मीय ऊर्जा गुणांक डेल्टा E से बहुत अधिक है या डेल्टा E से बहुत कम है, दो केस में हम ये देखते हैं कि यदि ये बहुत अधिक है तब जो प्रायिकता है ये गुणांक, ये एक्सपोनेंट कम हो जाएगी। एक्सपोनेंट कम होने पर इसका मान कम हो जाएगा। तो प्रायिकता की निर्भरता कुछ इस प्रकार से रहेगी कि E में यदि अल्प वृद्धि करें तो PE और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता E पर और अगले मान पर E प्लस डेल्टा E पर कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, एक सतत रहता है। इसलिए इसे कहते हैं चिरसम्मत सांख्यिकी। दूसरी ओर क्वांटम सांख्यिकी जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, हम ग्राफ से देख रहे हैं कि E और E प्लस डेल्टा E के मान जरा सा बदलते ही जो प्रायिकता है उसमें बहुत अधिक अंतर आ जाता है। तो इसलिए तंत्र या निकाय की ऊर्जा विविक्त होती है, जंप हो रहा है यहाँ पे, एक तरह से जंप है। तो विविक्त माने अंग्रेजी में कहेंगे डिस्क्रीट। तो जब ऐसा होता है तो क्वांटम सांख्यिकी यांत्रिकी एप्लीकेबल होती है, जैसे कि बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक। अब इनके बारे में हम और चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है, कला निर्देशाकाश से आप क्या समझते हैं, समझाइए। किसी एक परमाणु गैस पर विचार करते हैं। सांख्यिकीय में यह सरलतम तंत्र है। गैस के आणविक व्यवहार को समझने के लिए केवल इसकी स्थिति एवं वेग का पता होना पर्याप्त है। फेज स्पेस में किसी अणु को चिन्हित करने के लिए हम उसके निर्देशांकों का सहारा लेते हैं। निर्देशांक कौन कौन से हैं? 3 हो गए स्थिति के त्रिविमीय में, और 3 हो गए उसकी गतिकी से संबंधित या उसके संवेग, रेखीय संवेग से संबंधित, यानी Vx, Vy, Vz। चाहे तो हम Px, Py, Pz भी कह सकते हैं, लेकिन सरलतम रूप में उसके द्रव्यमान को एकक कर लें तो ये कह सकते हैं। इसे कहते हैं षटविमीय पराकाश या कला निर्देशाकाश, 6 डायमेंशनल फेज स्पेस भी कहते हैं।
इसकी कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना जानना काफ़ी है कि किसी परमाणु की तात्क्षणिक स्थिति 3 स्थिति और 3 संवेग निर्देशांकों से निरूपित होती है। हम ऐसी कला कोष्टिका की कल्पना करते हैं कि जिसकी भुजाएं dx लंबाई, dy लंबाई, dz लंबाई, dpx, dpy, dpz लंबाई की होती है। dx, dy इत्यादि निकाय के विस्तार एवं अणुओं के वेगों की तुलना में नगण्य होते हैं। बहुत ही अल्प इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटीज हैं, नगण्य हैं, अति सूक्ष्म हैं। कोष्टिका में निरूपक बिंदु बड़ी संख्या में होते हैं कि जैसे हमारे पास कोई, कल्पना करें कोई कोष्टिका है, कोष्टिका में वायु होगी या निर्वात होगा, जो भी है। अब उसमें या कोई भी वस्तु है तो उसमें बिंदु आप समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में हो सकते हैं, लेकिन ये बिंदु जो है ये वैसे सामान्य बिंदुओं से अलग होंगे। इन्हें कहेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स, यानी निरूपक बिंदु, जो कि अणुओं की पहचान करेंगे, उसमें मददगार होंगे। कोष्टिका के आयतन को H से निरूपित करते हैं। उदाहरण लें, each molecule of gas has a representative point in phase space which is known as phase point. गैस के प्रत्येक अणु का कला आकाश में एक निरूपक बिंदु है जिसे हम कला बिंदु कहते हैं। जैसे कि कोष्टिकाएं हैं हमारे पास, पहली कोष्टिका, दूसरी कोष्टिका, तीसरी, चौथी, आईवी। अब इसमें कला बिंदुओं की संख्या अलग अलग हो सकती है। किसी में N1 है, किसी में N2 है, किसी में N3 है, किसी में N4 है, किसी में Ni है। कला बिंदुओं की संख्या फिक्स नहीं है। तो रो क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स, प्रति एकांक आयतन कला बिंदुओं की संख्या, यानी कि उस विशिष्ट कोष्टिका में प्रति एकांक आयतन कितने कला बिंदु है स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रो इज इक्वल टू Ni/H। H जो है, जैसा कि ऊपर बताया कि 6 डायमेंशनल फेज स्पेस का वॉल्यूम एलिमेंट कह सकते हैं, कोष्टिका का आयतन कह सकते हैं। तो डेंसिटी हो गई डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स, और ये Ni हो गया नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स विद इन द सेल, 6 डायमेंशन सेल, और H हो गया वॉल्यूम, उस पर्टिकुलर कोष्टिका का आयतन। आगे बढ़े, आप देख रहे हैं कि कला बिंदुओं की संख्या जो है वो भी x, y, z, px, py, pz निर्देशांकों का फलन होती है। सीधी सी बात है। सांख्यिकी यांत्रिकी में हमें ये दिया होता है, और पार्टीशन फंक्शन के बारे में आगे विचार करेंगे। उसके आधार पर एक एवरेजिंग के द्वारा हम निकाय के स्थूल गुणों की चर्चा करते हैं। अब निकाय की जो अवस्था है उसका वर्णन आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि कोष्टिका में निर्भर करता है, और उस कोष्टिका में रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होते हैं, निरूपक बिंदु होते हैं कि जो कि कण की अवस्था को बताते हैं। अब
चिरसम्मत और सांख्यिकी में थोड़ा सा अंतर है कंसेप्ट में। उसका कारण है डिस्टिंग्विशेबिलिटी और जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो है। चिरसम्मत यांत्रिक सांख्यिकी या यांत्रिकी में क्या है कि किसी भी कोष्टिका का आयतन इच्छानुसार लिया जा सकता है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी आप जानते हैं, क्वांटम यांत्रिकी में जो क्वांटम का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो अनिश्चितता सिद्धांत से प्रतिबंधित होता है कोष्टिका का आयतन। कोष्टिका का आयतन सदैव डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा पी। डेल्टा क्यू जो क्यू है यहाँ पर ये स्थिति निर्देशांकों को बताता है और पी जो है डेल्टा पी वो संवेग निर्देशांकों को बताता है। तो एक न्यूनतम आयतन से सदैव ये गुणनफल अधिक होगा, या h क्रॉस है h/2π। तो इसको क्वांटम सांख्यिकी यांत्रिकी में हम स्वेच्छा से नहीं ले सकते, जबकि चिरसम्मत में हम कोष्टिका का आयतन कितना भी ले सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए मानते हैं कि डेल्टा Q1 इंटू डेल्टा P1 गुणांक जो है वो H0 है। किसी तंत्र में, गैस में, किसी अणु में जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, आप जानते हैं कि एक अणु है तो 3 स्वतंत्रता की कोटियां होंगी। अगर H2 या इस तरह से मॉलिक्यूल है तो उसमें स्वतंत्र कोटियों की संख्या अधिक हो जाएगी, 3 + 2 और इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो स्थिति निर्देशांकों को हम Q1 + Q2 + Q1, Q2, Q3, QF मान सकते हैं। जितनी स्वतंत्र कोटियों की संख्या होगी उसी के अनुरूप ये भी बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से संवेग भी जितनी स्वतंत्र कोटियां हैं उसके अनुसार से बढ़ जाएंगी। कि सीधा उदाहरण लें, यदि एक अणु है तो उसकी 3 स्वतंत्र कोटियां हैं, तो 3 से ज़्यादा आवश्यक नहीं है x, y, z। ऐसे ही px, py, pz से ज़्यादा आवश्यकता नहीं है निरूपण की। तो 6 डायमेंशनल फेज स्पेस यूँ हो गया। लेकिन यदि जैसे जैसे स्वतंत्र कोटियों की संख्या बढ़ती है तो ये रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ता जाएगा। अतः निकाय की किसी अवस्था को 2f विमीय, क्योंकि f स्केल और f स्केल, तो कुल निरूपक बिंदु कितने हो गए, उनका सेट कितना हो गया, f हो गया स्थिति का और f नेक्स्ट f हो गया संवेग का, उससे बताया जा सकता है। और प्रत्येक कोष्टिका का आयतन जो है वो भी फलन होगा इन्हीं का ही। संक्षेप में हम लिख सकते हैं G H0⁻f। अब यहाँ पर G क्या है ये और स्पष्ट हो जाएगा। G कहलाता है अपभ्रष्टता, कोष्टिका में स्तरों की संख्या, यानी कि समान ऊर्जा वाले जो स्तर हैं उन्हें हम कहते हैं अपभ्रष्ट है, डिजेनरेट है। कि यानी कि जिनके तरंग फलन तो सेम है, कोष्टिका सेम है
और रिप्रेजेंटेशन सेम है, लेकिन उनमें जो ऊर्जा स्तर हैं उनके मान अलग अलग। H0 रेज़ टू F कला आकाश में न्यूनतम आयतन है। उदाहरण के लिए यदि स्वतंत्र कोटियों की संख्या 3 है और G इनकी अपभ्रष्टता है, तो षटविमीय निर्देशाकाश के निकाय के लिए कोष्ठिका का आयतन हो जाता है GH0 अब यहाँ पर H0 जो है हमने देखा कि क्वांटम सांख्यिकी यांत्रिकी के अनुसार न्यूनतम आयतन हो गया कोष्ठिका का। एक अच्छा उदाहरण लेते हैं। एक विमीय आवर्ती दोलक की गति के आधार पर कला निर्देशाकाश की अवधारणा को समझेंगे। आप देख रहे हैं न्यू स्पेस रिप्रेजेंटेशन, फिर एनर्जी शीट्स और फेज सेल्स ऑफ आर्बिट्ररी साइज। तो ये जो अवधारणा है, इसको समझने के लिए ये उदाहरण अच्छा है। आप एक विमीय आवर्ती दोलक की गति के बारे में पढ़ चुके हैं और बखूबी जानते हैं कि उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। यहाँ पर x जो है x अक्ष के अनुदिश विस्थापन है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर है। m जो है दोलक का द्रव्यमान है। vx जो है दोलक के रेखीय वेग का x घटक है और p जो है वो है m इंटू vx रेखीय संवेग का x घटक। अब आप जानते हैं कि ऐसे SHM ऑसिलेटर यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो मूल आवृत्ति होती है ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k बाय m होती है। दूसरे शब्दों में हम वो भी कह सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये सिद्ध करना आसान है क्योंकि स्प्रिंग वगैरह में u होगी हाफ x स्क्वायर और एक सिंपल पेंडुलम लें तो उसमें m ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा का मान रखें तो न्यू आ जाता है, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट k बाय m। अब Vx जो है, क्योंकि Px इज इक्वल्स टू Vx m Vx है, इसलिए Vx इज इक्वल्स टू Px बाय m। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रतिस्थापित करने पर आसानी से हमारे पास आ जाता है E इज इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ m px स्क्वायर बाय m स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करें तो एक जैसी कुछ समीकरण आती है हाफ kx स्क्वायर प्लस px स्क्वायर बाय 2। ये हमारी वेल नोन इक्वेशन है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसको यदि हम E से भाग दे दें थ्रू आउट तो यहाँ 1 आ जाएगा और बाकी दोनों पदों में E नीचे आ जाएगा हर में। कोई बात नहीं, इसमें x के नीचे का जो गुणांक है हर का डिनोमिनेटर का, उसको मैंने माना b स्क्वायर और px स्क्वायर के हर का जो टर्म है उसको मैंने माना a स्क्वायर। तो a और b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2e बाई k और a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2me। तो यदि गौर से देखें तो ये एक दीर्घवृत्त की समीकरण है। इसका मतलब ये हुआ कि x और px का जो बिंदु पथ है वो 2 डायमेंशन में एक इलिप्स या दीर्घवृत्त को निरूपित करता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। जैसे हम x का मान बढ़ाएंगे और px का मान बढ़ाएंगे तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बढ़ेगा, उसका साइज भी बढ़ेगा। आप देख रहे हैं कि इलिप्स में, क्योंकि आप गणित के विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं कि a जो है वो है
हाफ माइनर एक्सिस और b जो है वो हाफ मेजर एक्सिस। चित्र में हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, इसे कहते हैं XPX फेस प्लेन या कला तल XPX। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। निश्चित ऊर्जा E का कोई बिंदु जिस प्रक्षेप पथ या ट्रेजेक्टरी की रचना करता है वह दीर्घवृत्तीय होता है। आगे बढ़े। कला निर्देशाकाश XPX में कला बिंदु का प्रक्षेप पथ इस प्रकार है कि किन्हीं दो XPX अर्थात दो भिन्न भिन्न ऊर्जाओं E व E2 के पथ एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ये बात हम आसानी से समझ सकते हैं। जब आपने दीर्घवृत्तज पढ़ा तब उसका क्षेत्रफल निकालना भी सीखा है गणित में। सरलतम रूप में हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर पाई AB, यानी पाई इंटू हाफ द मेजर एक्सिस इंटू हाफ द माइनर एक्सिस। मान रखें दोनों का तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है कि जो एरिया है वो रेशियो है कुल ऊर्जा बटा फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है कण की वो निर्भर कर रही है उसके पैरामीटर्स पर। पैरामीटर्स क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट और उसका द्रव्यमान, इन पर निर्भर कर रही है। अब कोई x और px के अलग मान ले लें, थोड़ा सा बढ़ा दें तो हम देखते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। dA = 2m√m/k × dE। तो जो अंदर वाला ये आयतन है ये E/μ और बाहर वाला जो आयतन है शेडेड पोर्शन, एक अल्पांश वृद्धि वो कितनी हो जाती है? सेम इंटू डी, यानी dA = dE/μ। इसका मतलब ये हुआ कि तात्क्षणिक अल्पांश वृद्धि करने पर ऊर्जा में जो क्षेत्रफल है वो एक अल्पांश से बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी तब तक सेम रहेगी जब तक कि हम सिस्टम के पैरामीटर्स को चेंज नहीं करें, तब तक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब यहाँ पर जो ये इलिप्स है बहुत छोटा भी बन सकता है O के इर्द गिर्द, और जितना बड़ा चाहे बना सकते हैं। अर्थात क्षेत्रफल 0 से और E तक कुछ भी हो सकता है। और जो dA है वो छायांकित भाग द्वारा प्रदर्शित है, जो फेस प्लेन है XPX प्लेन उसमें प्रदर्शित है। यहाँ पर E और E+dE के बीच की ऊर्जा निरूपित हो रही है dA से। तो dA हो गया dE/μ। अब अगर चिरसम्मत दोलक की बात करें, उदाहरण लें, तो चिरसम्मत दोलक में जो आयतन है वो कुछ भी हो सकता है। H = h मान लिया हमने, और इसमें इस उदाहरण में कोशिकाओं की संख्या कितनी हुई ये निकालने के लिए हम इसको छोटे आयतन अल्पांशों में, क्षेत्रफल अल्पांशों में बांटें इसको h के स्क्वायर इन्फिनिटेसिमल अल्पांशों में,
तो हमारे पास आता है dA/h। dA का मान रखा dE/न्यू, तो आप देख रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है dE/h में, तो जो कि एक क्लासिकल दोलक के लिए कला कोष्ठिका में एक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर ये बताया जाना चाहिए कि क्योंकि हम चिरसम्मत दोलक की बात कर रहे हैं तो एच प्लांक नियतांक नहीं है, लेकिन यदि क्वांटम यांत्रिकी में एच को प्लांक नियतांक मानते हैं यानी कि न्यूनतम, तो यहाँ पर क्वांटम स्वरूप भी आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम जो प्रोबेबिलिटी वगैरह कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।